हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसजी कोडिंग हब। मैं हूं आपका मेंटोर, आपका भैया यशु परमार, और हम ये लेके आए हैं आपके लिए सेकंड क्लास अपने बैच के लिए। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे। स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड क्या होता है ये हमने देखा था। पहला प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करके देखा था। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है ये हमने देखा था। पाइथन कैरेक्टर सेट देखे थे और साथ साथ में टोकन्स भी देख लिए थे। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, कमेंट्स, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, इन सारी चीजों को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था टोकन्स, जिसे हम लेक्सिकल यूनिट्स भी बोलते हैं। तो टोकन्स क्या आते हैं? हमारे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। ये क्या कहलाते थे? हमारे टोकन्स कहलाते थे। ठीक है, इनको हम फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम अल्टीमेटली इन्हीं टोकन से मिलकर बनता है। 5 तरह के होते थे। पहला था कीवर्ड, फिर आइडेंटिफायर्स, फिर लिटरल्स, फिर ऑपरेटर्स, फिर पंक्चुएटर्स। ठीक, तो हम सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, देखिए कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं। दे कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर, और हमारे केस में क्या है? इंटरप्रेटर। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ऑलरेडी इनका कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग होता है जो कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर को अलॉट होता है। ये बाकी किसी काम के लिए यूज नहीं होते। जो इनका स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है, जो भी इनका स्पेसिफिक पर्पस होता है सिर्फ उसी के लिए यूज होते हैं। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इफ, फॉर, एल्स, एलिफ, ब्रेक, कंटिन्यू, ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या है? हमारे पास कीवर्ड्स। जैसे इफ स्टेटमेंट है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसका काम सिर्फ कंडीशन चेक करना होता है। ये किसी और चीज के लिए यूज नहीं होगा। फॉर किस लिए होता है? लूप के लिए यूज होता है। ठीक है, एलिफ इफ एल्स के साथ यूज होता है। ठीक है, एल्स भी इफ एल्स के साथ यूज होता है। ब्रेक कंटिन्यू के अपने काम है कि जब ब्रेक एनकाउंटर होता है तो लूप मेरा वहीं से क्या होता है? अपना एग्जीक्यूशन बंद कर देता है, और कंटिन्यू मिलता है तो एग्जीक्यूशन बंद नहीं करता, वो नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। जब हम लूप्स वाले टॉपिक पे आएंगे तो हम ब्रेक कंटिन्यू पढ़ेंगे। ऐसे है हमारे पास। ऐसे कुल मिला के हमारे पास कितने हैं? वी आर हैविंग 35 कीवर्ड्स। कितने कीवर्ड्स हैं हमारे पास? 35 कीवर्ड्स। अब अगर मुझे इन कीवर्ड्स को देख, ठीक है, मुझे क्या करना है? इन कीवर्ड्स को देखना है। मेरे पास क्या है? इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड, कीवर्ड केडब्ल्यू लिस्ट, कीवर्ड डॉट केडब्ल्यू लिस्ट। अब देखिए, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास जितने भी कीवर्ड्स अवेलेबल थे सबकी लिस्ट आ गई। ठीक है, मेरे पास आ गया फॉल्स, आ गया नन, आ गया ट्रू, आ गया एंड, आ गया एल्स, आ गया असर्ट, आ गया इसिंक, आ गया वेट, आ गया ब्रेक, आ गया क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इन, इज, लैम्डा, नॉन लोकल, नॉट, और, पास, रेज, रिटर्न, ट्राई, वाइल, विथ और ये। ठीक है, जैसे जैसे हमारे कोर्स में ये कीवर्ड्स आते जाएंगे, हम इनको क्या करके पढ़ते जाएंगे, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, याद रखने की तो डेफिनेटली जरूरत है, खुद ब खुद हमें चीजें याद होती जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था इंपोर्ट कीवर्ड। ठीक है, हम पाइथन में आगे जाके हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे तो हम देखेंगे इंपोर्ट कीवर्ड क्या है। बस बाकी क्या ये है कि कीवर्ड मुझे अगर प्रिंट कराने हैं तो मैंने किसका यूज किया? मेरे पास एक मॉड्यूल था कीवर्ड नाम का। ठीक है, उसके अंदर एक क्या कहते हैं, कीवर्ड था KW लिस्ट, जिसके अंदर सारी की सारी क्या कहते हैं, जितने भी हमारे
कीवर्ड्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट अवेलेबल है हमारे पास, तो उसको सिर्फ देखने के लिए मैंने क्या किया, इसका यूज किया। कोर्स का पार्ट नहीं, जिस नॉलेज के लिए मैंने बताया कि कीवर्ड नाम की एक मॉड्यूल होता है, ठीक है। क्या मॉड्यूल होता है हम चैप्टर में पढ़ेंगे। और केडब्ल्यू लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर लिस्ट की फॉर्म है, ये सारी के सारी चीजें स्टोर है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा ये चीज। तो जब आपको पता होगा ना, तो आप औरों से अलग खड़े हो जाएंगे कोडिंग की लैंग्वेज, ठीक है। आप नॉलेज में अलग खड़े हो जाएंगे, आपको ज्यादा चीजें पता है। अगर आपके पास आपको ज्यादा चीजें पता है ना आपको, तो आप औरों से ना थोड़ा आगे निकल जाते हैं। और अल्टीमेटली यहाँ पर यही होता है कि आप जितना ज्यादा जानते हैं, जितना बेहतर जानते हैं, उतना ही आपको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फायदा होगा। और मैं यहाँ पे आपको क्लास 12 के यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ जब आप जॉब करने जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इन सब चीजों का। तो ये चीजें भी हम देखते रहेंगे धीरे धीरे, नॉलेज के लिए भी आप गेन करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे पास कितने कीवर्ड्स होते हैं? 35 कीवर्ड्स, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिफायर्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कीवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है और आइडेंटिफायर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइडेंटिफायर्स में एक वर्ड आ रहा है आइडेंटिफाई। क्या आ रहा है? आइडेंटिफाई, ठीक है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। अब हिंदी में मैंने गलत लिख दिया हो तो आप बोलिएगा मत, देखिए फिलहाल पहचानना यानी आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई का काम क्या होता है? आइडेंटिफाई करना। मैं किसी को कैसे पहचानता हूं? मैं अगर आपसे बात करूंगा, मैं आपको कैसे पहचानता हूं? मैं आपको आपके नाम से पहचानता हूं। मैं आपको किससे पहचानता हूं? आपके नेम से, ठीक। तो जब भी हम प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, ठीक है, जब भी हम प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कोई भी नाम प्रोवाइड कराएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? आइडेंटिफाइज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइडेंटिफाइज, ठीक है। तो नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट, name given to a different part of program are known as identifiers, ठीक। अब ये एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? ये लिस्ट भी हो सकता है, ये वेरिएबल नेम भी हो सकता है, ये फंक्शन नेम भी हो सकता है। मतलब जब जब भी मैं नेमिंग प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, प्रोग्राम के किसी भी पार्ट को जब जब नेम प्रोवाइड कराऊंगा तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? को आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। तो द नेम्स गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आर नोन एज आइडेंटिफायर्स, ठीक। अच्छा, अब जब भी हम किसी को नाम देते हैं भाई, ठीक है, तो अब ये नहीं है दोस्ती यारी में तो हम किसी को कुछ भी नाम दे देंगे, ठीक है। लेकिन जब भी हम सभ्य समाज की बात करते हैं तो नाम रखने की कुछ रूल्स हैं, ठीक है। नाम रखने के क्या है? कुछ रूल्स, ठीक है। अब मान लो किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे का नाम रख दिया गधा प्रसाद, ठीक है। अब नाम बड़ा उन्हें पसंद आया, हमने कहा गधा प्रसाद है। तो अब क्लास में अटेंडेंस हो रही है, टीचर बोला गधा प्रसाद, तो बच्चे भी दांत दिखाने लग रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा नाम रखते टाइम एक ऐसा नाम रखते हैं जो वैलिड हो, ठीक है, जो अच्छा लगे। तो हमेशा कुछ क्या है? रूल्स है, रूल्स टू क्रिएट आइडेंटिफायर, ठीक, रूल्स टू क्रिएट आइडेंटिफायर्स। पहला रूल ये है कि जो आइडेंटिफायर होगा, आइडेंटिफायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, कॉमा डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। और ये अंडरस्कोर, ठीक है, ये हाइफन है और ये अंडरस्कोर। ये क्या है बेटा? हाइफन। और ये क्या है नीचे वाला? अंडरस्कोर। कंफ्यूज मत होइए, ये अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर अलाउड है, हाइफन अलाउड है। कौन कौन से अलाउड है बेटा? अल्फाबेट्स अलाउड है, डिजिट्स अलाउड है और अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है। सेकंड, कीवर्ड्स कांट बी आइडेंटिफाइड। कीवर्ड्स कांट बी आइडेंटिफाइड, मतलब जितने भी कीवर्ड्स उनको हम आइडेंटिफाई के तौर पे क्रिएट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, हमने भी पढ़ा था कि जो कीवर्ड्स है वो फिक्स होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस होता है, वो किसी और काम के लिए यूज नहीं हो सकते, इसलिए कीवर्ड आइडेंटिफाई के तौर पे यूज नहीं हो सकते, ठीक। अच्छा, आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट
can begin with underscore or alphabet, but not digit। मतलब क्या बचे, अमित 9 तो अवेलेबल है, काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन 9 अमित नहीं लिख सकते। अंडरस्कोर 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 9 अंडरस्कोर नहीं लिख सकते, मतलब डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चे। तो अल्फाबेट से स्टार्ट हो जाएगा और किससे स्टार्ट हो जाएगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव। पाइथन इज केस सेंसिटिव, दैट इज अपर केस and lower case are different। मतलब अमित, अमित और अमित, ये तीनों ही अलग अलग वेरिएबल्स के नाम है या आइडेंटिफायर्स के नाम, ठीक है। यहाँ सारे अपर केस में है या सारे स्मॉल केस में है, यहाँ पहला अपर केस में, बाकी सारे स्मॉल केस में है। तो बच्चे क्या होगा, तो हमारे ये सारे तीनों अलग अलग है। इसीलिए बच्चे जो एफ है, IF है, ये क्या है, कीवर्ड है, ये आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला यूज हो जाएगा क्योंकि ये पहला क्या है, कैपिटल आई। तो स्मॉल IF वाला क्या है, हमारा कीवर्ड है, लेकिन कैपिटल आई और स्मॉल एफ वाला हमारा कीवर्ड नहीं, तो ये हमारा यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, no special character except underscore can be used in identifiers। मतलब आइडेंटिफायर्स में सिर्फ अंडरस्कोर ही स्पेशल कैरेक्टर वो यूज होगा, उसके अलावा कोई भी यूज नहीं हो सकता। मतलब मैंने लिखा अमित कुमार, बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया, ठीक है, बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया, ठीक है, ये क्या है, स्पेस। स्पेस भी अलाउड नहीं है, स्पेस क्या है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा अमित अंडरस्कोर कुमार, जी अलाउड, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब ये एक बात और मैं आपको बताता हूँ, आइडेंटिटी कीवर्ड्स में एक चीज बताता हूँ। देखो, कीवर्ड सारे के सारे हमारे लोअर केस में, 3 को छोड़कर, तो आप उन 3 को याद कर लीजिए। जैसे नन हो गया, ट्रू हो गया और फॉल्स हो गया। ये जो 3 कीवर्ड है ना, ये 3 इकलौते ऐसे कीवर्ड है जिनका पहला अल्फाबेट क्या है, ट्रू अपर केस में, बाकी सारे क्या है, स्मॉल केस में। तो ये 3 को याद रख लीजिए कि नन, ट्रू और फॉल्स के पहला अल्फाबेट क्या है, कैपिटल में, ठीक है, अपर केस में। बाकी सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे किस में बच्चे, लोअर केस में, ठीक है। तो सिर्फ ये 3, यानी ट्रू एक आइडेंटिफायर है, लेकिन ट्रू ये वाला कैपिटल वाला आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या नीचे कीवर्ड है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, सम वैलिड आइडेंटिफायर्स। अगर बात करें, आकाश सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, अंडरस्कोर अल्फाबेट और डिजिट के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, कीवर्ड नहीं है, ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये क्या है, वैलिड है। मैंने लिखा Z2739Y, ये भी वैलिड है, ठीक है। देखिए सारे के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, अल्फाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, अंडरस्कोर के अलावा कुछ भी नहीं है, डिजिट से स्टार्ट हो नहीं रहा है, यानी अल्फाबेट और अंडरस्कोर से किसी भी अलाउड हो रहा है, अलाउड है, ठीक है। लिखा है ACK, ये भी अलाउड है क्योंकि स्टार्ट हुआ, अंडरस्कोर से अलाउड हुआ है, ठीक है। अब कुछ इनवैलिड देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, ब्रेक लिखा हुआ है, ये भी अलाउड है, क्यों? क्योंकि स्मॉल ब्रेक सारे के सारे जो स्मॉल लेटर्स में या लोअर केस में वो कीवर्ड है, ये कीवर्ड नहीं है, ठीक है। अब कुछ इनवैलिड देखते हैं, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। some
इनवैलिड आइडेंटिफायर। पेपर में पहचानने को आ जाता है कि कौन सा इनवैलिड है और कौन सा वैलिड है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 9 आकाश की। तो ये क्या है, इनवैलिड है, स्टार्स फ्रॉम इजिप्ट। ठीक है बच्चे, फिर क्या लिखा है, अमित कुमार, ये भी गलत है। स्पेशल कैरेक्टर स्पेस इज यूज्ड। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा अगर अमित, ये भी गलत है। क्यों गलत है, बीच में बच्चे हाइफन है, ये अंडरस्कोर नहीं है। तो स्पेशल कैरेक्टर हाइफन इज यूज्ड। ठीक है, अच्छा लिखा है मेरा ब्रेक, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि ये क्या है मेरे बच्चे, कीवर्ड है। ठीक है, ये क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर। अब क्या कहते हैं, बोर्ड में हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से ये बताइएगा कौन कौन से आपके वैलिड हैं, कौन कौन से आपके इनवैलिड हैं। ठीक, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ठीक है, फटाफट एक बार अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि कौन से वैलिड है और कौन से इनवैलिड है, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और क्यों है ये देखिएगा। इसमें बच्चों कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा बंदा। कोई भी स्पेस है, यहाँ स्पेस है। ठीक है, यहाँ स्पेस है, 2005 रेडियस में भी कोई स्पेस नहीं है। आराम से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ उसका आंसर। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। अगर सबसे पहले की बात करें, 3 ये क्या है बच्चे, वैलिड है। क्यों वैलिड है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं है, कीवर्ड भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये वाला भी क्या है बच्चे, हमारा वैलिड है, सेम रूल। अब ये क्या है, ये इनवैलिड है। क्यों, 2 रीजन है। पहला, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, पहला मेरे बच्चे स्टार्टिंग from digit 2 and spatial character space is used. Name again valid है, पास इनवैलिड है। क्यों बच्चे इनवैलिड है, क्योंकि पास क्या हमारा कीवर्ड है। अगेन फिर प्रॉब्लम, टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम चीजें पढ़ते रहेंगे ना, टॉपिक पढ़ते रहेंगे, तो हमारे सारे के सारे कीवर्ड्स आते रहेंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन सा कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड नहीं। ठीक है बच्चे, अच्छा ये भी इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजिट 5। ठीक है, अच्छा रेडियस ये क्या है, वैलिड है। एड्रेस भी क्या है आपका, वैलिड। ठीक, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको वैलिड और इनवैलिड आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ फिर से कि कौन कौन से इनवैलिड होते हैं। जो कीवर्ड्स होंगे वो सारे इनवैलिड होंगे, ऐसा आइडेंटिफाई। जो डिजिट से स्टार्ट हो रहे होंगे वो सारे इनवैलिड होंगे। जिसके अंदर अंडरस्कोर को छोड़कर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आ जाएगा वो भी क्या होंगे, सारे इनवैलिड होंगे। तो इन 3 रूल्स को याद रखिएगा। अगर 3 रूल आपके याद रहेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है बच्चे, चलिए
एक क्वेश्चन ऊपर होते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन बोर्ड में है वो क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफायर्स आर नेम्स used to identify a variable, comma function in a program। ट्रू है या फॉल्स? तो भाई मैंने पहले आपको बताया था कि आइडेंटिफायर्स क्या हैं। ये नेम्स होते हैं जो हम प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को देते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हो, चाहे वो फंक्शंस हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो ट्रपल्स हो, चाहे वो डिक्शनरी। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? ट्रू। ठीक है, और पेपर में आप ये वाला ट्रू लिखेंगे कैपिटल टी, बाकी सारे स्मॉल। अब हम बात करते हैं बच्चे लिटरल्स की। किसकी बात करते हैं? लिटरल्स की। ठीक, लिटरल्स क्या होते हैं बच्चे? डेटा आइटम्स that have fixed values, that have fixed values, ये क्या कहलाते हैं? हमारे लिटरल्स कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला होता है बच्चे स्ट्रिंग लिटरल, पहला होता है स्ट्रिंग लिटरल, फिर होता है न्यूमेरिक लिटरल, तीसरा होता है हमारा बूलियन लिटरल, और चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन लिटरल। ठीक, एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हम मेरा स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? वो सारा टेक्स्ट जो सिंगल या डबल कोट्स में एनक्लोज्ड हो वो क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रिंग। मैं लिखा अमित कुमार, और ये मैंने डबल कोट्स के अंदर क्या कर दिया? मैंने एनक्लोज कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? मेरा स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, मैं लिखा आकाश और मैंने उसको क्या कर दिया? सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जिस कोट से स्टार्ट हो रहा है अगर डबल से स्टार्ट हो रहा है तो डबल पे खत्म करना है, अगर सिंगल से स्टार्ट हो रहा है तो किस पे खत्म करना है? सिंगल। ठीक है, मैंने लिखा 2 3 4 9 8 ABC और इसको डबल कोट्स में दे दिया, तो ये भी क्या एक स्ट्रिंग है। कंफ्यूज मत होइए कि सर यहाँ पर तो हाइफन आ गया, अभी तो आप मना कर रहे थे कि हाइफन यूज नहीं होता है। तो मेरे बच्चे वो जो हमने पिछले टॉपिक पढ़ा था दैट वाज आइडेंटिफायर्स, जहां हम किसी भी चीज को नाम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वो क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर्स। अब हम वैल्यूज पढ़ने लगे कि वैल्यू क्या हो सकती है? 9044632, ये भी क्या है? स्ट्रिंग है अगर डबल कोट्स के अंदर है तो, मतलब जो कुछ भी डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा वो सारे क्या होंगे? स्ट्रिंग होंगे। ठीक है, क्या होंगे? स्ट्रिंग होंगे। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ। हम अपना मान लीजिए नंबर लिखते हैं ना 91632496 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो मैं एक और डिजिट्स में बढ़ा दे रहा हूँ। अब ये जो नंबर है ना, ये हमेशा और हमेशा टेलीफोन कंपनी से स्ट्रिंग की फॉर्म में शो होता है, मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू में होता है। हम आप याद करिए कभी भी हम इस नंबर को कैसे पढ़ते हैं? 91 करोड़ 68,000 एंड ऐसा नहीं पढ़ते। हम क्या पढ़ते हैं? 9163249628। तो क्यों? क्योंकि बच्चे ये हमारा कंपनी भी किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, डिजिट्स की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, वो हमेशा वहां पे स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर कराते हैं। और हम इसे पढ़ते भी स्ट्रिंग की फॉर्म में, डे टू डे लाइफ में पहले से ही पढ़ते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, बस हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिजिट्स में याद करना मुश्किल होता है। भाई ऐसा नहीं होता, टेक्निकली रीजन यही है कि वहां पर ये स्टोरी स्ट्रिंग की फॉर्म होता है, मतलब डिजिट्स की फॉर्म में नहीं होता। इसीलिए हम मान लीजिए जैसे इंडिया का कोड है +91, फिर हाइफन लगाते हैं 9163249628।
ये मुझे पता नहीं भाई किसी का किसका नंबर है, मैंने ऐसे ही फर्जी में नंबर लिख दिया, ठीक है। तो ये जो प्लस और हाइफन है, ठीक है, एक स्पेशल कैरेक्टर है ना, ये डिजिट के साथ नहीं आ सकता। अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू में क्या कहते हैं, अगर न्यूमेरिक वैल्यू में सेव हो रहा होता ना, तो प्लस और हाइफन हम यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये स्ट्रिंग की वैल्यू में स्टोर हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हम प्लस और हाइफन यूज कर पा रहे हैं। तो जनरली जितने भी हमारे मोबाइल नंबर्स होते हैं वो कंपनी के पास किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, वो हमेशा स्टोर होते हैं बच्चे किस फॉर्म में, हमेशा स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होती है, जो भी हमारा टेक्स्ट सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। याद रखिएगा, डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं डबल कोट पे खत्म होगा, सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल कोट पे खत्म होगा, ठीक है। चल अब जरा हम बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिक लेटर की। देखिए न्यूमेरिक लेटर दो तरह के होते हैं। पहला है आपका इंटीजर लेटर, ठीक है, पहला है आपका इंटीजर लेटर। जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं 2, 3, 7, 9, 12, -6, 639, -478, 62986, 62,986, ये सारी क्या न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। अब ये न्यूमेरिक वैल्यूज है, बिना कोड्स की जितनी वैल्यू होंगी डिजिट्स वो न्यूमेरिक होंगी। ये वाला बच्चे स्ट्रिंग है, ये वाला क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन ये वाली क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। स्ट्रिंग और न्यूमेरिक में डिफरेंस क्या है, इस वैल्यू इस टू के ऊपर हम न्यूमेरिक ऑपरेशन नहीं लगा सकते, प्लस माइनस इनटू डिवाइड सारे नहीं लगा सकते, और कुछ लगा भी सकते तो वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे, कुछ अलग तरीके से काम करेंगे, जब स्ट्रिंग चैप्टर आएगा तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो टू न्यूमेरिक वैल्यू ना, इसके अंदर हम सारे के सारे न्यूमेरिक ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक। तो जितने भी बिना पॉइंट की वैल्यूज होती है, जितनी भी बिना पॉइंट की वैल्यूज होती है, वो सारी क्या होती है, इंटीजर वैल्यूज होती है, ठीक है। जितने भी नंबर्स हमारे बिना पॉइंट के होंगे, बिना डेसिमल पॉइंट होंगे, वो क्या होंगे, आपके इंटीजर होंगे, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात करते हैं, फिर आती है हमारी फ्लोटिंग पॉइंट लेटर। जितने भी पॉइंट वाली वैल्यूज होंगे 2.3, 4.792, -6.0003, 0.0000072, ये सारे पॉइंट वाले नंबर है ना, ये सारे क्या है, स्ट्रिंग, ये सारे क्या है, फ्लोट नंबर्स है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। जिनमें पॉइंट लगता था डेसिमल पॉइंट, वो किसमें आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। अच्छा ये भी एक वैलिड है, 7 पॉइंट वैलिड है, इसको हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या रीड करेगा, 7.0। 0.8 भी वैलिड है, इसको क्या रीड करेगा, 0.8, ठीक है। तो ये सारी चीज वैलिड है, ये सारे क्या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो हमने पहला क्या पढ़ा, हमने स्ट्रिंग लेटर पढ़ा, दूसरा में क्या पढ़ा, न्यूमेरिक लेटर, और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बूलियन लेटर, बूलियन लेटर। It is used to represent. It is used to represent one of the two Boolean values. One of the two Boolean values, true or false. ये क्या करती हैं, वन ऑफ द टू Boolean values को रिप्रेजेंट करती हैं, ट्रू को या फॉल्स को, मेरे बच्चे, ठीक है। मतलब या तो ये ट्रू स्टोर करेंगे या क्या स्टोर करेंगे, फॉल्स। अब थोड़ा सा बूलियन लेटर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक। बूलियन लेटर्स जनरली लॉजिकल स्टेटमेंट्स के लिए यूज होते हैं। अब लॉजिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके पॉसिबल आंसर दो ही होते हैं, या पॉसिबल आउटकम दो ही होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम आकाश है, तो आप इसका आंसर मुझे या तो हाँ दे सकते हैं या ना दे सकते हैं, एलैबोरेट बाद में करते हैं वो अलग बात है, लेकिन इसका आंसर पॉसिबल या तो हाँ होगा या तो ना होगा। मतलब या तो आप बताएंगे हाँ सर मेरा नाम आकाश है, या तो नहीं सर मेरा नाम आकाश नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप एलैबोरेट करेंगे, तो इस पॉसिबल आंसर के आउटकम दो ही थे, या तो ट्रू या फॉल्स। तो वो सारे स्टेटमेंट जिनके पॉसिबल आउटकम दो ही होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे लॉजिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और ये जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ट्रू या फॉल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, बूलियन वैल्यूज। क्या बोलते हैं, बूलियन वैल्यूज। तो बूलियन लेटर क्या करता है, इन दो में से कोई वैल्यू को शो कराता है, जो कि क्या होती है, ट्रू या फॉल्स, ठीक। अच्छा अब फाइनल हम पढ़ते हैं नन लेटर। मैंने बोला था ना फिर अपना कि तीन हमारे कीवर्ड हैं ऐसे जो कैपिटल लेटर्स में ट्रू फॉल्स और नन। तो ट्रू फॉल्स की हम बात कर चुके हैं, और हम किसकी बात करने जा रहे हैं, नन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा नन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट, इट इज used to indicate absence of any value,
मतलब जब भी मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू स्टोर करानी होगी जो किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट ना करे, तो मैं किसका यूज करूंगा? नन का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा बच्चे? नन का। अच्छा, आप कई बार कहेंगे सर जीरो भी तो स्टोर कर सकते हैं। नहीं भाई, हमारे कंप्यूटर में जीरो भी एक वैल्यू है, ठीक है, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है हमारे कंप्यूटर में। हमारे कंप्यूटर में जीरो कुछ ये नहीं होता कि नथिंग है, नहीं भाई, जीरो भी एक इंटीजर वैल्यू है जिसका जो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो मुझे कोई भी ऐसी वैल्यू चाहिए जो कुछ किसी भी चीज को रिप्रेजेंट ना करे, ठीक है। अगर मैं मैं जनरली बोल रहा हूँ वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं, हवा भी नहीं, तो वो किससे रिप्रेजेंट होता है हमारे कंप्यूटर में? नन से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट होता है? नन से, ठीक। और साथ ही साथ इट ऑल्सो इंडिकेट्स द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक। मतलब जब हम लिस्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जब भी हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो जब लिस्ट हमारी क्रिएट हो जाती है और जब एंड हो जाता है लिस्ट का, तो अपने आप ऑटोमेटिक उसके आगे क्या लग जाता है? ना लग जाता है। इट्स लाइक फुल स्टॉप, ठीक है, जस्ट लाइक फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे वो फुल स्टॉप को डॉट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक लिस्ट के एंड लग जाता है, इंडिकेट करता है कि भैया लिस्ट भी हमारी खत्म हो गई, ठीक है बच्चों। चलो अब हम पढ़ते हैं वो चीज जो आप क्लास में बहुत ज्यादा मारते हैं बैठ बैठ के, कमेंट्स, ठीक है। अच्छा चलिए कमेंट्स की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है A4, B कितना है? 5, ठीक है। अब ये जो इक्वल टू होता है ना, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक, लेकिन फिर भी बताता हूं। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये वेरिएबल है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू को असाइन या कॉपी कराने का काम कौन करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कौन करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मान लो a=4 लिखा है, तो मेमोरी में a नाम का ब्लॉक बना, उसके अंदर क्या वैल्यू गई? वो। b=5 लिखा तो b नाम का वैल्यू होगा, b के अंदर क्या गई वैल्यू? 5, ठीक है। ये ब्लॉक बनाने की अगर डाली तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब मैंने सी वेरिएबल लिया, सी के अंदर असाइन कराया a प्लस, मतलब a प्लस बी का एडिशन की, एक a और b का एडिशन की, और उसको किसके अंदर असाइन करा लिया? c के अंदर a प्लस बी। 4 प्लस 5 कितना हुआ? 9। तो c में क्या पहुंचा? 9। तो मैंने लिखा प्रिंट सम इज c। तो आउटपुट में मेरे जो भी प्रिंट मेथड के अंदर डबल कोट्स में होता है वो लिखा आता है एज इट इज सम इज, और उसके बाद जब कॉमा लगता है तो ऑटोमेटिकली स्पेस जनरेट होता है, फिर सी लिखा है। तो ये सी वेरिएबल का नाम है, तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू शो होती है वो प्रिंट होती है, मतलब आउटपुट आएगा आपका सम इज 9। अच्छा, अब कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो पार्ट होते हैं प्रोग्राम का जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने का यूज करते हैं, ठीक है। रीडेबिलिटी मतलब मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है प्रोग्राम के बारे में, तो मैं किसका यूज करूंगा? कमेंट्स का यूज करूंगा, ठीक है। ये रहा, मैं थोड़ा सा इसको आगे लिख ले रहा हूं। a=4, b=9, c=, ये रहा 4 के, ठीक है। आपका क्या था? a=4, b=5, c की वैल्यू क्या थी? 9, ये रहा 4, ये आपका रफ फॉर्मूला है, ठीक। अच्छा, अब मैंने इसके आगे लिखा, मैंने लिखा अब जितने भी कमेंट्स होते हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते, वो सिर्फ प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जितने भी कमेंट्स होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? हैश से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? हैश, ठीक है। मैंने लिखा हैश दिस इज एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब जब मैंने ये लाइन लिखी दिस इज एन एडिशन ऑफ 2 नंबर्स मेरे बच्चे, तो ये लाइन जो है ये मेरी हो गई कमेंट। मतलब कमेंट किससे स्टार्ट होते हैं? हैश से स्टार्ट होते हैं, और उस फिजिकल लाइन एंड तक, मतलब उस पर्टिकुलर लाइन के एंड तक वो सारे क्या रहते हैं? कमेंट्स ही रहते हैं। जहां एक बार हैश स्टार्ट हो गया उसके बाद उस लाइन कितना भी स्टेटमेंट होगा, इतना भी पार्ट होगा, सारा क्या होगा? कमेंट होगा। ये कभी भी कंपाइलर इन्हें रीड नहीं करता है, कंपाइलर इन्हें रीड नहीं करता है। कंपाइलर, या चलो हमारा केस में क्या है बच्चे? इंटरप्रेटर है, ये रहा इंटरप्रेटर, लिखिए रहे, ठीक है। इंटरप्रेटर रीड नहीं करता, ठीक है, रीड नहीं करता। तो ये सिर्फ रीडेबिलिटी बढ़ाता है कि भैया ये लाइन क्या है, अगर कोई भी नॉन प्रोग्रामर होगा या किसी और को प्रोग्राम दिखाऊं तो भाई वो समझ जाएगा कि अच्छा ये लाइन क्या कर रही है, दिस इज एडिशन ऑफ 2 नंबर, ये दो नंबर का एडिशन कर रही है। तो ये सिंपली क्या होता है? रीडेबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। तो बता रहा हूं इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट
informational text added in program to enhance its readability। ये क्या कहलाते हैं हमारे कमेंट्स। दो तरह के होते हैं, पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है अभी बता दिया, जो एक लाइन में आता है। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या है, ठीक है, देखिए मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट के लिए मैंने क्या किया, मैंने दो लाइन लिख दिया, दिस इज अ प्रोग्राम, फिर दूसरी लाइन में फिर से एच लगाया, दिस इज एडिंग टू नंबर्स। तो ये दो लाइन में मैंने दे दिया मल्टीपल लाइन, तो ये क्या हो गया बच्चे आपका मल्टी लाइन, ठीक है। साथ ही दूसरे तरीके ये आप ट्रिपल कोट्स का यूज कर लें। मैंने लिखा दिस इज अ प्रोग्राम, दिस इज एडिंग टू नंबर्स। आप और आपने क्या किया, ट्रिपल कोट से खत्म कर, ठीक है। तो ये ट्रिपल कोट्स यानी तीन सिंगल कोट से स्टार्ट हुआ है, तीन सिंगल कोट पे खत्म होता है। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टी लाइन, ये एक्चुअली मल्टी लाइन, ठीक है। ये क्या ग्रुप ऑफ सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स को मैं क्या कर दिया, सिंगल कमेंट्स को क्या कर दिया, ग्रुप ऑफ सिंगल कमेंट्स को मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या, ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। या तो आप अलग लाइन में हैश लगा दें, ठीक है, तो ग्रुप बन जाएगा वो एक एक का मल्टी लाइन, या फिर ट्रिपल कोट्स का यूज करते वो मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा, ठीक है। इसकी मोस्टली डेफिनेशन ही आप पढ़िएगा अच्छे से, जो मैंने बताया ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पेपर में नहीं आता, लेकिन फिर भी कमेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वाइवा में बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है, ठीक है बच्चे। अब हम कल पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स, ठीक है। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। एक बार फिर से हम रिकॉल कर ले रहे हैं बच्चे कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। देखिए आज हमने कहां से शुरू किया था, कल हमने टोकन्स पढ़ा था, ठीक है। तो टोकन्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम आज पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स। हमने आज तीन पढ़ लिए हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और लिटरल्स, ठीक है। ऑपरेटर अपने आप में पूरा एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। पंक्चुएटर्स को भी अलग से पढ़ेंगे, छोटे टॉपिक। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। दे कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इनका क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है। इनका क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक। फॉर एग्जांपल इफ, फॉर, एल्स, एलिफ, ब्रेक, कंटिन्यू, नन, ट्रू, फॉल्स, ये सारे क्या होते हैं हमारे कीवर्ड्स, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास कितने कीवर्ड्स हैं, 35 कीवर्ड्स हैं। मैंने आपको दिखाया भी था कि कीवर्ड्स अगर देखने हो कितने एग्जिस्ट करते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं। तीन कीवर्ड्स हमारे, नन, ट्रू, फॉल्स। ये तीन ही ऐसे हैं जिनका पहला अल्फाबेट क्या है, कैपिटल है, बाकी सारे क्या हैं, लोअर केस में, ठीक है। तो याद रखेंगे। फिर हमने पढ़ा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का क्या मतलब होता है, आइडेंटिफाई करना, पहचानना। हम किसको कैसे, हम किसी को भी पहचानते कैसे, उसके नाम से। तो द नेम्स गिवन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम आर नोन एज आइडेंटिफायर, जैसे लिस्ट, वेरिएबल्स, फंक्शंस, नेम एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं बच्चों। रूल्स टू क्रिएट आइडेंटिफायर, क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम नाम देते हैं तो कुछ हमें सर्टेन रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला क्या है, आइडेंटिफायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है। तो आइडेंटिफायर किसका है, अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर क्या क्या है, कॉम्बिनेशन है। जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आइडेंटिफायर का कोई यूज नहीं होंगे। आइडेंटिफायर या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। पाइथन क्या है, हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब अपर केस और लोअर केस क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। मतलब कभी भी हम अमित 9 तो अलाउड है लेकिन 9 अमित अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर 9 तो अलाउड है लेकिन 9 अंडरस्कोर अलाउड नहीं। क्यों, क्योंकि अंडरस्कोर और अल्फाबेट से स्टार्ट हो जाएगा लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। इफ आईएफएस जो स्मॉल वाला है वो किसमें बेटा, वो है कीवर्ड, तो वो अलाउड नहीं है। लेकिन कैपिटल आई और स्मॉल एफ क्या अलाउड है, ये कीवर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि जो पाइथन हमारी केस सेंसिटिव है, ठीक है बच्चों। अंडरस्कोर को छोड़कर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, स्पेस भी अलाउड, ठीक है बच्चों। फिर हमने कुछ वैलिड इनवैलिड पढ़े थे।
उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था, फिर हमने ये देखा था आइडेंटिफाई द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल फंक्शन इन अ प्रोग्राम। ट्रू था, फॉल्स, उसका आंसर क्या था? ट्रू था। हमने दो क्वेश्चन देखे थे। फिर हमें लिटरल्स पढ़े थे। लिटरल्स क्या होते हैं? जो भी फिक्स वैल्यू होती है, जो भी डेटा आइटम्स होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? लिटरल्स कहलाते हैं। चार तरह के होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बूलियन लिटरल और नन लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? जो भी टेक्स्ट हमारा सिंगल कोट या डबल कोट्स के बीच में होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। याद रखिएगा, जिस कोड से स्टार्ट करें उसी कोड पे खत्म करेंगे, वरना एरर आ जाएगी। ठीक है, डबल कोड से स्टार्ट करें तो डबल कोड पे खत्म करिए, सिंगल कोड से स्टार्ट करें सिंगल कोड पे खत्म करिए। ठीक है। न्यूमेरिक लिटरल की बात करें तो न्यूमेरिक लिटरल जितने भी नंबर्स वाली वैल्यूज होती हैं वो क्या इसमें आती है? न्यूमेरिक लिटरल्स में आती है। ठीक है, और बिना किसी कोड के आती है। दो तरह की होती है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर होती है जिसमें पॉइंट वाला पार्ट नहीं होता है, 2 3 7 9 -639, ये सारी इंटीजर वैल्यूज होती हैं। जब हम पॉइंट लगा देते हैं तो वो किस में आती है? फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल में आते हैं, 2.3 -6.003 एंड सो ऑन। ठीक, फिर हमने बूलियन लिटरल पढ़ा था। ये क्या करता है? दो बूलियन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और फॉल्स को। ठीक है, फिर हमने नन पढ़ा। नन क्या करता है? ये इंडिकेट करता है एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू। ठीक है, और साथ ही साथ ये लिस्ट के एंड को भी क्या करता है? ये डिनोट करता है कि लिस्ट हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट होता है जो हमारे प्रोग्राम में ऐड होता है ताकि हम उसकी रीडेबिलिटी को एनहेंस कर पाए। ठीक है, दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन एच से स्टार्ट हो रहे हैं और उस फिजिकल लाइन तक जाते हैं। ठीक है, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते, चाहे वो सिंगल लाइन हो चाहे वो मल्टी लाइन हो। मल्टी लाइन क्या होते हैं? या तो मैं मल्टीपल सिंगल लाइन कमेंट्स को अलग अलग लाइन को लिख दूं तो वो ग्रुप के फॉर्म में ऐसा मल्टी लाइन बन जाएंगी। या अगर मुझे एक्चुअल मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो मैं ट्रिपल कोट्स के विद टेक्स्ट को क्या अगर मैं स्टोर कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? हमारा मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, कल हम शुरू करेंगे वेरिएबल्स। और अब धीरे धीरे कल की देखिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, प्रिंट मेथड, इनपुट मेथड पढ़ेंगे। क्योंकि प्रिंट मेथड जो है उसके आउटपुट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होना है, कैसे आउटपुट होना है, तो उसके लिए प्रिंट मेथड का आपका कमांड होना जरूरी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कल की क्लास। खैर सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, कोई भी हम चीजें दोनों के लेके नहीं चलेंगे। तो मैं फिर आपसे कहूँगा रेगुलर रहिए, टाइमली चीज़ों को देखते रहिए। कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछिए मुझसे। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा एक चीज़ पे कहता हूँ कि अपने आप को मेहनत से कभी पीछे मत हटिए, सही डायरेक्शन में करिए। ठीक है, अपने आप को एक ऐसा बना लो कि आपसे आगे कोई निकल ही ना पाए। ठीक है, जो भी आपको चीज़ें, अगर एक बार आप किसी चीज़ में घुस गए कि भाई मुझे कोडिंग में घुसना है, तो फिर उस कोडिंग में आपको ऐसा होना चाहिए कि आपके सामने कोई और ना खड़ा होता है। आपको फिजिक्स पसंद है, आपने फिजिक्स को आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो भाई फिर फिजिक्स आपको ऐसी आनी चाहिए कि कोई आपके सामने खड़ा ना हो पाए, तो मजा। वरना फिर तो आप एक कॉमन चीज़ों में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, भीड़ से अलग हट के चलना है, तभी आप बेहतर बन पाएंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, कमेंट्स पढ़ लिए। अच्छा, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, फिर हम वेरिएबल्स देखेंगे, डायनेमिक टाइपिंग देखेंगे, इनपुट प्रिंट मेथड देखेंगे। इस वीक तक आपका मोस्ट प्रोबेबली लॉजिकल ऑपरेटर्स तक हो जाएगा। फिर 5 तारीख को संडे को मैं आपका डाउट सेशन और क्वेश्चन सेक्शन रखूंगा यहीं पर। और 4 को से पहले हम यूट्यूब पे आएंगे 1 घंटे की लाइव क्लास के लिए, तो उसको आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप गोइंग। बाकी मिलते हैं हम कल। गुड नाइट, हैव अ नाइस, थैंक यू।